हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की जेपैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए एक उसमें फाइनल टचअप देने के लिए जीडीसी ने स्टार्ट किया आपके साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं जीपैट 2020 के पेपर में फार्माकोलॉजी के सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन। तो चलिए उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं और गलतियां समझते हैं कि कहां कहां हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो आज की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। अब जरा आप बात करिएगा, नॉर्मली हमारे जो एंटीबायोटिक होते हैं वो किससे मिलते हैं? फंजाई से मिलते हैं, हमारे बैक्टीरिया से मिलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज से मिलते हैं। अब अगर फंजाई की बात किया जाएगा तो पीसीजी याद आता है, यानी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और ग्रिशियोफुल्विन। तो ग्रिशियोफुल्विन क्या बैक्टीरिया से मिलेगा? नहीं सर, फंजाई से मिलेगा। पॉलीन्स फंजाई की बात किया जाएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलीन्स एंटीबायोटिक की बात किया जाएगा तो एक्टिंग पीएम यहाँ पे याद रखते हो, यानी ये एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन्ड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेस्टिन, क्या कोलेस्टिन फंजाई से मिलेगा? नहीं सर, अभी हमने बोला हमारा कोलेस्टिन कहां से आ जाएगा? बैक प्रोड्यूसिंग से आ जाएगा। सर ये भी गलत है। मैक्रोलाइड एक्टिनोमाइसिटीज से मिलता है। जी सर, ये आंसर सही है। कैसे याद रखोगे, कैसे इसके लिए ट्रिक पढ़ा जाए? चलो छोटा सा एक ट्रिक आपको बताता हूं, आपके लिए बहुत काम का रहेगा। अगर बात किया जाए फंजाई के लिए, तो फंजाई के लिए याद रखना पीसीजी, यानी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रिशियोफुल्विन आ जाएंगे। बैक्टीरिया की बात किया जाएगा तो याद रखना बैक्ट प्रोड्यूसेस, यानी बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस क्या क्या प्रोड्यूस करता है? बेसिट्रेशिन प्रोड्यूस करता है, एजिट्रियोनैम प्रोड्यूस करता है, कोलेस्टिन प्रोड्यूस करता है, थायोथ्रिशिन बैक्ट हो गया, और पी से आ जाएगा पॉलीमिक्सिन बी, बी यानी बैक्टीरिया याद रखोगे। और एक्टिनोमाइसिटीज की बात किया जाए तो एक्टिंग पीएम याद रखिएगा, यानी हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, हमारा यहाँ पे पॉलीन्स आ जाएगा और मैक्रोलाइड आ जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये पीसीजी, बैक्ट और बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस और एक्टिंग पीएम याद रखोगे तो आराम से आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Mechanical digestion in mouth, in which of food is mixed with saliva is at the movement of food from mouth to the stomach। भैया सबसे पहले आप खाना खाते हो, माउथ में आता है, माउथ में क्या होता है? सलाइवा उसमें मिक्सअप होता है। पहले सबसे क्या करते हो, उसको आप च्यू करते हो, खाते हो, उसके बाद उसमें सलाइवा डालते हो, जिसको बोला जाता है डिग्लूटिनेशन होता है। और वहां पे हमारा सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में वहां पे हमारा जो एमाइलेज होता है, एमाइलो स्टार्च होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है मैस्टिकेशन, देन डिग्लूटिनेशन आता है। डिग्लूटिनेशन के बाद प्रोपल्शन आता है। सर प्रोपल्शन हमारे इंटेस्टाइन में, आपसे स्टमक की बात चल रही है इसलिए ये नहीं आएगा। सेगमेंटेशन देन मैस्टिकेशन की बात किया जाएगा, नहीं सर, सेगमेंटेशन हमारा पहले नहीं आएगा। सेगमेंटेशन प्रोपल्शन, हमारा आंसर हो जाएगा ए। जरा एक मिनट, मैस्टिकेशन होता क्या है? मैस्टिकेशन और च्यूइंग इन द जीआई ट्रैक्ट इज द फर्स्ट मैकेनिकल प्रोसेस बाय व्हिच फूड आइटम्स आर टॉर्न और कट इनटू द टिनी पीसेस, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। आप उसको च्यूइंग भी बोल सकते हो। च्यूइंग होने के बाद उसमें क्या मिलता है? डिग्लूटिनेशन या सॉलोइंग बोला जाता है, जहां पे आप फूड को ट्रांसफर करते हो स्टमक, माउथ से स्टमक की तरफ करते हो। सॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट होता है और इट इज वॉलेंटरी प्रोसेस। आप खाना खाने के बाद, आप च्यू करने के बाद, मैस्टिकेशन होने के बाद, डिग्लूटिनेशन होने के बाद आप चाहो तो अंदर लीजिए, चाहो तो ना लीजिए। लेकिन अगर एक बार अंदर चला गया, स्टमक में पहुंच गया, तो प्रोपल्सिव मूवमेंट होगा, वो इनवॉलेंट्री होगा। लेकिन डिग्लूटिनेशन आपका क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, आपकी मर्जी से चलता है। रोजेशिया इज अ स्किन कंडीशन दैट अफेक्ट, रोजेशिया में क्या होता है? हमारे बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रेड पिंपल्स होने लग जाते हैं, रेड स्पॉट बनने लग जाते हैं। रोजेशिया की सिचुएशन आती है, किसमें होता है? टीनेज में? नहीं सर। ओल्ड एज पीपल में? हाँ, ओल्ड एज में होता है, लेकिन 30 to 60 के पहले होता है। ओनली वीमेन में गलत बात, मेल में भी होता है। तो एडल्ट बिटवीन द 30 to 60, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में होगा। और 30 to 60 एज के इन बिटवीन में ये होता है, दैट इज द रोजेशिया की कंडीशन होती है। ये स्किन कंडीशन वहां पे अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा ना कभी ऐसी सिचुएशन, मतलब रेडनेस होता है, वहां पे पेपिल्स होते हैं, साथ ही साथ फ्लशिंग होता है, रिनोफाइमोमा होता है, ये सारी चीजें, मतलब चेहरा में बहुत ज्यादा ना
रेडनेस आ जाती है, वो हमारी रोजेशिया की स्किन कंडीशंस होती है जो हमारे सेंट्रल फेशियल एरिया को कवर करता है 30 to 60 बीच में, एडल्ट में होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। A typical long bone consists of the following part except, एक long bone में सभी कुछ होता है, क्या नहीं होता है? तो आपको एपोफाइसिस मिलती है, आपको यहाँ पे पेरिस्टियम मिलता है, आपको यहाँ पे डायफेसिस मिलती है, लेकिन अगर आप बात करोगे ट्रेबेक्यूल इसमें नहीं होता है। जरा बोन के पार्ट देखना, जरा क्या क्या देखने को मिलता है आपको। एपिफाइजियल लाइन देखने को मिलता है, स्पॉन्जी बोन होता है, नेक्स्ट मेडुलरी कैविटी देखने को मिलता है, इंडोस्टियम होता है, और उसके बाद हमारा पेरिस्टियम होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपिफाइसिस, देन डायाफाइसिस, और लोअर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं वो भी हमारा एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस के बीच में डायाफाइसिस होता है, तो ये तो है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर बात किया गया हमारा यहाँ पे एक और क्या था, एपिफाइसिस हो गया, डायाफाइसिस, पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम भी आपको देखने को इनर पार्ट देखने को मिलता है, तो पेरियोस्टियम भी होता है। लेकिन ट्रेबेक्यूल जो बोला जाता है वो कहाँ होता है, वो एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बनाता है कैंसलस बोन में, ये हमारे लॉन्ग बोन में नहीं होता है ट्रेबेक्यूल, क्योंकि वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे नोज के अगले पार्ट में देखोगे ना, ये आ जाएगा। Antifungal agent 5-fluorocytosine is converted into the active metabolite 5-fluorouracil by which one of the following enzyme? कई बार मैंने क्लासेस में इसके लिए बोला है कि 5-fluorouracil कन्वर्ट होता, 5-fluorocytosine कन्वर्ट होता है 5-fluorouracil में बाय द साइटोसिन डीएमिनेज एंजाइम, डीएमिनेशन होता है। तो साइटोसिन डीएसिटाइलेज नहीं, रेडक्टेज नहीं, डीमिथाइलेज नहीं, आंसर क्या होगा, डीएमिनेज। और यही बात नहीं बनेगी, 5-fluorouracil अगेन कन्वर्ट होता है 5-fluorodeoxyuridine मोनोफॉस्फेट में, जो फर्दर हमारा थायमिडिलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। हमने बोला 5-fluorouracil में कन्वर्जन होगा बाय द साइटोसिन डीएमिनेज, देन वो हमारा कन्वर्ट होगा 5-fluorodeoxyuridine मोनोफॉस्फेट, जो हमारा इनहिबिट करेगा थायमिडिलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। क्वेश्चन कई बार इनसे पूछा गया है, इसको एक बार देख के चलिएगा। नेक्स्ट, one of the following is not a chemical or histochemical changes that occurs in infraction of the heart। अब जब इन्फ्रैक्शन होता है ना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो बोला जाता है ना, उसमें दो चेंजेस होते हैं, एक हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होता है, पैथोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस होता है। अब हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, हिस्टोकेमिकल चेंजेस की बात करोगे तो वहां पे ग्लाइकोजन का डिप्लेशन होता है, कैल्शियम इन्फ्लेक्स होता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, लेकिन सोडियम की वजह से कभी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, सोडियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन या मैं बोलूं हमारा इंपल्स जनरेशन कम हो जाएगा, हमारा वहां पे आपको कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, लेकिन इन्फ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए आंसर ए होगा, क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे केमिकल और हिस्टोकेमिकल चेंजेस में क्या क्या मिलता है, ग्लाइकोजन डिप्लेशन होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ता है, लॉस ऑफ सोडियम देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम की बात किया जाएगा, हमारा सोडियम की बात, रिडक्शन इन सोडियम बात किया गया, रिडक्शन इन सोडियम नहीं, इंक्रीज इन, देखो सोडियम इंक्रीज होगा, साथ ही साथ मेरा पोटेशियम डिक्रीज होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा, सोडियम इंक्रीज होगा और कैल्शियम इंक्रीज होगा। ये तीनों आयंस का खेल होता है यहाँ पे, लेकिन जिसमें पोटेशियम घटता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बढ़ता है जब आप बात करोगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केसेस में। एक्सेप्ट one of the following pair represent a drug which used in the treatment of glaucoma and their primary mechanism. Select the wrong pair from the following. आपको इसमें से wrong pair बताना है, कौन सा pair गलत है। जैसे देखो, टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन ये हमारे यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो पे काम करते हैं और एक्वस आउटफ्लो को एक्सक्रीट आउट कराते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इंक्रीजेस एक्वस आउटफ्लो, बात सही है, भले ट्रेबेक्युलर से करेगा। टॉपिकल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर प्रोडक्शन को घटाता है, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आर बैड, तो ये बात गलत है। मायोटिक्स, टॉपिकल माइटोटिक्स की बात किया जाएगा, ये एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाएंगे, मतलब एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को घटाएंगे।
टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीजेस एक्वस फॉर्मेशन, ये भी बात सही है। आपसे ये गलत है, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, आउटफ्लो को डिक्रीज नहीं करता है, फॉर्मेशन डिक्रीज करता है, आउटफ्लो पे इसका कोई रोल नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए हमने बोला बीटा ब्लॉकर डिक्रीजेस एक्वस प्रोडक्शन और सिक्रीशन, अल्फा 2 एगोनिस्ट डिक्रीजेस प्रोडक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीजेस प्रोडक्शन। लेकिन जब आप आउटफ्लो पे जाओगे तो दो पाथवे आते हैं, ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो और यूवेस्कुलर आउटफ्लो। ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो में हमारे मायोटिक्स और अल्फा 2 एगोनिस्ट काम करते हैं, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हमारे यूवेस्कुलर आउटफ्लो पे काम करते हैं। यहां पे हमारा ये आंसर बदलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ एंटी एपिलेप्टिक लेमोट्रायाजिन। लेमोट्रायाजिन कैसे काम करती है? एंटी एपिलेप्टिक क्लास की ड्रग है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करती है या मैं बोलूं ब्लॉक करती है। ग्लूटामेट, एनएमडीए, कैल्शियम नहीं, इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल की बात किया जाएगा। जब आप पढ़ते हो लेमोट्रायाजिन सोडियम चैनल को मेनली ब्लॉक करती है, हाँ एक्साइटेटरी को थोड़ा सा इनहिबिट करेगी, लेकिन मेजर इसका जो एक्शन है वो आपके सोडियम पे होता है। इसलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है क्योंकि दोनों जगह काम कर रही है। मेनली क्या करती है, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग कर देती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कोट्रीमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, हाँ जी सर, और ट्राइमेथोप्रिम 1 और सल्फामेथोक्साजोल 5 के रेशियो में दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो, कोट्रीमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखो कोई भी एंटी मेटाबोलाइट ले लीजिए, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम, कोट्रीमोक्साजोल सभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1। देखो नंबर सही है, बस उल्टा लिख गया है, क्योंकि ट्राइमेथोप्रिम 1 होगा, सल्फामेथोक्साजोल 20 होगा। यहां 20:1 नहीं 1:20 होता तो सही होता, इसलिए गलत है। अब सेम हमारे डोज में भी दिया गया है, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल 5, यानी 1:5 होना चाहिए था और यहां 5:1 हो गया, इसलिए गलत हो गया। कोट्रीमोक्साजोल इज इनइफेक्टिव इन द ट्रीटिंग आरटीआई, गलत बात सर। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए ये भी गलत है। आपसे सही तो पहला आंसर ही मिल गया ना। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसलिए प्रेगनेंसी में कभी भी अगर इन्फेक्शन होता है तो कोट्रीमोक्साजोल वहां पे नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये टेरेटोजेनिक हमारी कहलाती है। मिटोमाइसिन सी इज एन एंटीबायोटिक, हाँ जी एंटी कैंसर क्लास की एंटीबायोटिक है, आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस कैसिपिटेसियस, हाँ जी स्ट्रेप्टोमाइसिस कैसिपिटोसस से हमारी ऑब्टेन्ड होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूमेसिटिकस नहीं सर, वर्टिसिलियस नहीं, एंटीबायोटिकस नहीं। आंसर क्या है? कैस्पिटेसियस, ये हमारा यहाँ पे याद रखोगे, जरा सोर्स देखोगे, आपसे मिटोमाइसिन सी की बात किया गया है। अगर यहीं पे मैं आपसे अदर बात कर लूंगा तो मेरी यहाँ पे देखो एंटीबायोटिक, अगर मैं कैंसर वाले पे ही चलूंगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर मिथ्रोमाइसिन की बात करोगे एर्जिलेसियस से आती है, एरिथ्रोमाइसिन तो एरिथ्रियस से है, जेंटामाइसिन माइक्रोमोनोस्पोरा परपोरिया से है। ये सब हमारी कहाँ पे, ये सब हमारी किससे आएंगे? मैक्सिमम ड्रग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है, ऑर्फेशियस टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, बैसिलस पॉलीमिक्सा पॉलीमिक्सिन में आ जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला की बात करोगे क्लोरामफेनिकॉल याद आ जाएगा। ग्रिशियस की बात करोगे, इंटरफेरॉन की बात करोगे सेक्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं सेक्रोमाइसिस क्रेविटिसियस से हमारा आता है, तो इसलिए ये सोर्स क्वेश्चन बनता है, जरूर देखिएगा। आइडेंटिफाई द डायरेटिक विच कॉज हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरयूरिसीमिया तो थायाजाइड और फ्यूरिसमाइड दोनों करती हैं। टेंड टू रेज सीरम कैल्शियम, सीरम कैल्शियम ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है और मैग्नीशियम डिक्रीज हो रहा है। तो अब अगर एक पॉइंट आपने पकड़ लिया कि रेज सीरम कैल्शियम यानी हाइपर कैल्सीमिया कौन सी ड्रग करती है, तो आपको थायाजाइड का आंसर दिख जाएगा। अब यहां पे देखिएगा एसिटाजोलामाइड नहीं, फ्यूरिसमाइड सर हाइपोकैल्सीमिया करती है, मैनिटॉल का इनमें कोई रोल नहीं है, तो क्लोरथायाजाइड आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्लोरथायाजाइड हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नेशिमिया,
हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरेसीमिया ये करती है। अगर देखा जाएगा ना तो फ्यूरासेमाइड और थायाजाइड में एक ही डिफरेंस मेजर आता है कि थायाजाइड क्लास के ड्रग हाइपोकैल्सीमिया करती हैं, थायाजाइड की क्लास हाइपरकैल्सीमिया करती हैं, जबकि फ्यूरासेमाइड हाइपोकैल्सीमिया करती है। बस एक वर्ड यहां पे पकड़ लीजिए, डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चलो। आयन ट्रैपिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विद पोटेंशियल थेरेपेटिक बेनिफिट। एक चीज आयन ट्रैपिंग होती क्या है? आयन ट्रैपिंग का मतलब सिंपल ये है कि अगर मेरा एसिडिक आयन है तो वो मेम्ब्रेन में बेसिक साइड में मिलेगा, और अगर बेसिक आयन है तो वो एसिडिक तरफ मिलेगा। यही हमारा आयन ट्रैपिंग की बात किया जाता है। जरा ऑप्शन देखिएगा। एन एसिडिक ड्रग विल एक्यूमुलेट मोर ऑन द बेसिक साइड मेम्ब्रेन एंड अ बेसिक ड्रग ऑन मोर बेसिक साइड, गलत बात। एसिडिक ड्रग विल एक्यूमुलेट ऑन मोर एसिडिक साइड एंड, नहीं सर यहां तो ये हमारा लाइपोफिलिक हो जाएगा। एसिडिक ड्रग विल एक्यूमुलेट ऑन मोर बेसिक साइड एंड बेसिक ड्रग ऑन मोर एसिडिक साइड, ये बात ठीक है। एसिडिक ड्रग ऑन द मोर एसिडिक साइड एंड बेसिक ड्रग ऑन मोर एसिडिक साइड, नहीं सर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयन ट्रैपिंग। देखो आयन ट्रैपिंग यानी आयोनाइजेशन। अब आप ही मुझे बताइए ना, आयोनाइजेशन कहां होगा? एसिडिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम में होगा, बेसिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में आयोनाइज होगा, इसलिए यहां पे सी आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि इन्वायरमेंट और ड्रग, अगर एसिडिक ड्रग है तो वो बेसिक मीडियम में आयोनाइज होगा, और अगर बेसिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम में आयोनाइज होगा। यही होता है आयन ट्रैपिंग। हमारी ड्रग का आयोनाइजेशन कहां होता है वो पूछा गया। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपसे क्या मिल रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कार्बाकोल इज नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई। कार्बाकोल क्या है? कार्बाकोल कोलिन एस्टर डेरिवेटिव है, और ये हमारा इसका जो एक्शन होता है वो कॉमन होता है, निकोटिनिक और मस्कैरेनिक दोनों पे होता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाएगा, कार्बाकोल हमारा लेस ससेप्टेबल फॉर द हाइड्रोलिसिस होता है एज कंपेयर टू द एसिटाइल कोलिन। कार्बाकोल की बात करो, अब चलो ऑप्शन जरा देखो। कार्बाकोल कैन बी यूज्ड ओरली, हाँ जी सर ओरली यूज होता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन नहीं हो पाता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, बट इसको आप कर सकते हो। इट पॉजेस बोथ मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक एक्शन। इट इज मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू द एसिटाइल कोलिन, बिल्कुल गलत बात सर। इट इज लेस ससेप्टेबल फॉर द हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू द एसिटाइल कोलिन, एंड द अमीनो ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ये भी बात ठीक है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया, सी आपको मिल गया। जरा ये बात समझिएगा, हमने बोला एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म ट्रू और स्यूडो दोनों कर देते हैं, मेथाकोलिन का मेटाबॉलिज्म केवल ट्रू करता है, स्यूडो नहीं करता। कार्बाकोल का तो मेटाबॉलिज्म दोनों से नहीं होता है, इवन बेथनीकोल का मेटाबॉलिज्म भी दोनों से नहीं होता। हमने बोला कार्बाकोल हैव द कॉमन इफेक्ट, यानी ये मस्कैरेनिक और निकोटिनिक दोनों पे काम करता है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। Which three of the following are physiological effect of the ganglionic stimulating agent? इनमें से वो कौन से तीन इफेक्ट हैं जो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग एजेंट के एक्शन हैं? चलो आ जाओ, स्टिमुलेटिंग की बात हो रही है, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू द कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स। अब आप ही मुझे बताओ, अगर गैंग्लिया स्टिमुलेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉर एड्रेनलिन भी रिलीज होगा, तो हमारा कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स होगा। पहला पॉइंट तो सही है, यानी पी सही है। अब देखो अगर पी सही है तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आपके हट गए, अब इन्हीं में से ऑप्शन होगा, बड़ा इजी होता है इसलिए कहता हूं। आगे चलो, इनिशियल ट्रांजिएंट स्टिमुलेशन एंड देन अ मोर परसिस्टेंट डिप्रेशन ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। हाँ, शुरुआत में हमारा हल्का स्टिमुलेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, परसिस्टेंट डिप्रेशन पे आपको देखने को मिल जाता है। क्यों भी सही है। मार्क डिप्रेशन ऑफ सीएनएस लीडिंग टू एनाल्जेसिया। सीएनएस को डिप्रेस करने से एनाल्जेसिया कहां से आ गया? नहीं सर, आप मुझे बताइए, सीएनएस को डिप्रेस करके अगर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, तो मैं सीएनएस को डिप्रेस करूं, ऐसा क्या? नहीं सर, क्यों सही है, आर गलत है। आगे देखो,
Chronic exposure causes a marked increase in the density of nicotinic receptor, contributing tolerance and dependence. हाँ, ये बात सही चल रही है कि अगर आप chronic exposure हो जाएगा तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, increase in density. Combined activation of parasympathetic ganglia and cholinergic nerve ending by nicotine result in increased tone and motor activity of the bowel. सर गलत बात, निकोटिन का डायरेक्ट एक्शन बॉवेल में कहां से देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा. आगे चलिएगा. इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन दैट इज फॉलोड बाय. इनहिबिशन काय होगा सर, स्टिमुलेशन होगा ना, तो ये भी गलत है. यानी हमारे अगर सही देखोगे तो P सही है, Q सही है और S सही है. ये आंसर आपको जहां मिले आंसर लगा दो. बहुत इजी और सिंपल है, बस समझना जरूरी है कि गैंग्लिया प्रेजेंट कहां है. मैंने बोला दोनों गैंग्लिया हो, चाहे पैरासिम्पैथेटिक चाहे सिंपैथेटिक, दोनों में हमारा एसिटाइलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर होगा. और वो क्या क्या करेगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा, कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस करेगा, इनिशियल ट्रांजिएंट स्टिमुलेशन, देन डिप्रेशन मिलेगा. हमारा यहाँ पे CNS इसका हमारा यहाँ पे पॉइंट पढ़ लीजिएगा एक बार, ये आंसर है मिलेगा. विच क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, विच क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल, वाह वाह, नॉन स्टेरॉइडल नसाइड्स. नसाइड आपने पढ़ा होगा, पहली क्लास आती है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, देन हमारी आती है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, देन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, देन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन. यही 4 क्लासेस में आई हैं. जरा देखो ना आपसे यहाँ क्या पूछा गया है. विच क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, सर प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर ये भी आता है और सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर आता है, लेकिन सेलेक्टिव कॉक्स-1 इनहिबिटर और प्रेफरेंशियल कॉक्स-1 इनहिबिटर नहीं आता है. आंसर आपका मिल जाएगा. अब जरा यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा. हमारा हमने पहले बोला नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर. क्वेश्चन में ड्रग दिया होगा मिलॉक्सिकैम. अच्छा यहाँ पे बेटा क्या होगा ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा अधूरा रह गया. विच क्लास ऑफ नसाइड्स इज मिलॉक्सिकैम. मिलॉक्सिकैम किस क्लास की ड्रग है. अब मिलॉक्सिकैम की बात करोगे अगर तो हम यहाँ पे बोलते हैं एंड मी, यानी एसिक्लोफेनाक, निमोसलाइड, डिक्लोफेनाक, मिलॉक्सिकैम, इटोडिलैक, ये मेरी जो ड्रग होती है वो प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में आती है, जबकि सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में आपको कॉक्सिब देखने को मिलता है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया निमोसलाइड, डिक्लोफेनाक, मिलॉक्सिकैम, इटोडिलैक, एसिक्लोफेनाक ये प्रेफरेंशियल में आती है. सेलेक्टिव में सब में आपको कॉक्सिब मिलेगा. इटोरी कॉक्सिब, रोफे कॉक्सिब, पेरी कॉक्सिब, सरी कॉक्सिब, ये कॉक्सिब की बात की जाती है. यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ड्रग नहीं था, वो आप ऐड करिएगा. Which one of the following is not the property of osmotic diuretic? Osmotic diuretic यानी मैनिटॉल. ठीक है, कहां काम करेगी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे. कैसे काम करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू काम करेगी. क्या इसमें कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनर्ट सब्सटेंस होता है. ये बातें तो ठीक है. चलो ऑप्शन देखते हैं. अंडरगोज लिमिटेड रीएब्जॉर्प्शन बाय द रेनल ट्यूब्यूल. हाँ, लिमिटेड रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये बात तो ठीक है. नॉट प्रॉपर्टी. आर रिलेटिवली इनर्ट फार्माकोलॉजिकली, बिल्कुल सर. दे इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज. क्या बात कर रहे हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर तो एस्ट्राजोलामाइड और जोलामाइड होती है. फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस. हाँ जी सर, सी आंसर आपका सही नहीं है, क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता है. हमारा ये क्या होता है, इनर्ट होता है, नॉन मेटाबोलाइजेबल होता है, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करता है, फ्रीली फिल्टर्ड विद द ग्लोमेरुलस हो जाता है. इसलिए हमारा यहाँ पे ये पॉइंट ठीक है. एक बार सारी चीजों को, ड्रग को एक बार यहाँ पे इसलिए बोलते हैं आई लव हाई ऑस्मोलरिटी प्लेसेस. यही हमारा होता है क्या, डायरेटिक में ऑस्मोटिक डायरेटिक की बात की जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टू पोर डोमेन पोटेशियम आयन चैनल्स आर ओपन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनास्थेटिक. टू पोर डोमेन पोटेशियम आयन चैनल ओपन बाय Which of the following anesthetic. अब एनास्थेटिक की बात करोगे तो आपको हेलोजिनेटेड एनास्थेटिक याद रखिएगा. हेलोजिनेटेड हमारी जितनी ड्रग होती है वो पोटेशियम चैनल को ओपन करके हाइपरपोलराइजेशन करा के इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करती हैं. अब देखो बारबिचरेट तो गाबा पे, बेंजोडाइजेपिन गाबा पे,
ओपॉइड म्यू कापा डेल्टा पे, तो आंसर क्या हो गया? हैलोजिनेटेड इनहेलेशनल एनास्थेटिक होते हैं, वो पोटेशियम चैनल पे काम करते हैं और पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। पोटेशियम चैनल जो हमारा होता है वो 2 पोर डोमेन होता है, और जब इसका ओपन होगा तो वहां पे क्या होगा? इनहिबिटरी एक्शन होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा और एनास्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस होगा। Which one is not an opioid receptor? Opioid receptor कौन सा नहीं है? म्यू कापा डेल्टा, जहां मिले लगा दीजिए, और जो नहीं है वही हमारा नॉट हो जाएगा। इससे इजी सवाल हो क्या सकता है? म्यू के लिए इंडोर्फिन, कापा के लिए डायनोर्फिन, डेल्टा के लिए इनकेफेलिन्स, या आपको एंडोजिनस पेप्टाइड भी याद होंगे, किनका कौन सा फंक्शन होता है वो भी जरूर एक बार देख के चलिएगा। Identify antiarrhythmic drug that increases duration of QT wave and decreases the sinus rate. QT इंटरवल इंक्रीज कर रहा है, एंटी एरिथमिक क्लास की ड्रग है और साइनस रेट डिक्रीज करेगा, वेयर इट हैज नो इफेक्ट ऑन द QRS कॉम्प्लेक्स। देखो QT इंटरवल इंक्रीज किया, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स में इसका कोई भी रोल नहीं है, ये जरूर समझिएगा। यानी अब अगर मैं आपसे बात करूंगा, सर ये मेरे डीपोलराइजेशन पे काम नहीं करेगा, यानी ये मेरे सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं करेगा। अब अगर सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं करेगा और फिर भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करे, एंटी एरिथमिक क्लास की ड्रग की बात हो, तो कौन सी याद आएगी? थर्ड क्लास की ड्रग। देखो लिडोकेन, क्विनिडिन फर्स्ट क्लास की ड्रग है, ये हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट करती हैं। वेरेपामिल की बात करोगे प्लेटिव फेज पे, ये भी काम करती है क्यूआरएस पे, लेकिन अगर एमिडारोन की बात करोगे केवल पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे काम नहीं करती है क्योंकि सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं करती है। इसलिए हमने क्या बोला? लिडोकेन हाँ क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या बोला? सर इसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे भी अफेक्ट पड़ेगा। सिमिलर क्विनिडिन भी पीआर को इंक्रीज करेगी, इसलिए फर्क डालेगी, लेकिन एमिडारोन नहीं सर, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये आप जब पढ़े होगे वहां पे आपको मिला होगा पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, टी क्या है, किसकी वजह से क्या आया, एक नजर डालना। ऑटोरिथमिसिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टिश्यू? क्या बात है? ऑटोरिथमिसिटी यानी इनवॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री किस टिश्यू में? मसल्स में होता है। सर कार्डियक और स्मूथ दो ही में तो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स में नहीं होता, स्केलेटल मसल्स में नहीं होता, कार्डियक मसल्स एंड न्यूरल टिश्यू। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? कार्डियक मसल्स और विसरल स्मूथ मसल्स, यही दोनों हमारे ऑटोरिथमिसिटी पे चलते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। सो ऑटोमेटिसिटी एंड हमारा यहाँ पे ऑटोरिथमिसिटी किसमें देखने को मिलेगा? सर हमारा मेनली स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स तो मर्जी वाइज चलता है ना, तो इसलिए वो इसमें नहीं आता। 𝑑-ट्यूबोकुरेरिन प्रोड्यूसेस स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग। अब आप बताओ 𝑑-ट्यूबोकुरेरिन कहां काम करता है? तो सीधे से 𝑑-ट्यूबोकुरेरिन स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करता है और कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है। जरा देखो, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कारेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ जी सर, बाकी सब काट दीजिएगा, बाकी सब काट दीजिएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सोडियम आयन अंदर नहीं आता, डिपोलराइजेशन नहीं होता, इसीलिए नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर कहलाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है। कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेगा, हमारे एनएम रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको ब्लॉक करके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करता है। 𝑑-ट्यूबोकुरेरिन की बात की जा रही है। Which of the following is not one of the triad effect of adrenaline leading to rise in blood pressure? यानी एड्रेनलिन इनमें से कौन सा नॉट वन ऑफ द ट्रायड इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट नहीं है ब्लड प्रेशर जब एड्रेनलिन बढ़ाता है? A direct myocardial stimulation that increases the strength of the ventricular contraction कराता है। An increased heart rate, सर पॉजिटिव chronotropic action आता है। Vasoconstriction in many vascular bed, especially in precapillary resistance vessels of skin 2 करेगा सर। Stimulation of presynaptic alpha-2 adrenoreceptor leading to increased sympathetic tone, नहीं सर गलत है। क्यों? जरा सोचो, अल्फा 2 रिसेप्टर है
ऑटो रिसेप्टर है। और अगर ऑटो रिसेप्टर है तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज इनहिबिट होगा तो सर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं सर, घटेगी। इसलिए यही यहां पे गलत हो गया है। बाकी सब तो सही है कि हमारा एड्रेनालिन आएगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कराएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, मायोकार्डियल स्टिमुलेट करेगा, सारी बातें ठीक है। लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट है तो इसका रिलीज इनहिबिट होगा। अल्फा 1 वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, अल्फा 2 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, और बीटा 1 कार्डियक रिस्पॉन्स बढ़ाएगा। Which of the following drug causes anti-platelet effect? Anti-platelet effect, एक ड्रग दिख रही है, इसी को लगा दीजिएगा, क्योंकि इरिथ्रोपोएटिन क्या कराता है, इरिथ्रोपोएसिस कराता है, यूरोकाइनेस फिब्रिनोलाइटिक होता है, डेस्मोप्रेसिन की बात करोगे सर ये हमारा वेसोप्रेसिन डेरिवेटिव होता है, उसका यहां रोल नहीं। तो आंसर क्या है, क्लोपिडोग्रिल। एंटी प्लेटलेट क्लास के ड्रग के क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पे सबसे पहले थ्रोम्बोक्सिन इनहिबिटर एस्पिरिन देखने को मिलती है, प्लेटलेट सीएमपी इनहेंसर आपकी यहाँ पे डाइपिरिडामोल, P2 Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर टिक्लोपिडिन क्लोपिडोग्रिल आ जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एंटागोनिस्ट एप्सिक्सिमैब कई बार क्वेश्चन आया है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दिया जाता है, इपोप्रोस्टेनॉल हमारी यहाँ पे आती है। तो ये हमारी क्या है, एंटी प्लेटलेट क्लास की ड्रग हैं। सबको मैंने आपको पहले ही समझा दिया। Which one of the following is an organ specific यानी localized autoimmune disease? अब देखो पहले autoimmune disease देखो, ग्रेव डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, सर ये तो सारी ऑटोइम्यून डिजीज है। अब क्वेश्चन में कुछ और क्या है, क्वेश्चन में है सर ऑर्गन स्पेसिफिक। एक मिनट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहां होता है सर, जॉइंट्स पे होता है, करेक्ट है। क्या जॉइंट्स बॉडी में एक ही है क्या, स्पेसिफिक है क्या, नहीं सर ये तो पूरे बॉडी में है। तो क्या ये होगा क्या, नहीं होगा। स्क्लेरोडर्मा सर स्किन की बात हो रही है क्या, स्पेसिफिक है क्या, नहीं सर पूरे बॉडी में है। सर पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा की बात है, क्या ये स्पेसिफिक है क्या, नहीं। लेकिन ग्रेव डिजीज सर स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि केवल थायराइड ग्लैंड एक ही जगह है, वहीं की बात चल रही है, इसलिए ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज। देखो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज की बात करोगे, ग्रेव डिजीज आएगा, हैशीमोटो थायराइडाइटिस आ जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया हमारा यहाँ पे एडिशन डिजीज आएगा, विटिलिगो आएगा, सारी चीजें। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करोगे इधर वो भी आएगा। लेकिन जब आप बात करोगे नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक, सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा की बात करोगे सर ये इसमें नहीं आता है। सर ये ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं, ये सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज में आता है, पूरे बॉडी में आता है। जी सर। Which of the following neurotransmitter is formed on demand and act immediately? देखो एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जितने भी आप न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हो ये सभी क्या होते हैं, बनते हैं और बन के अपने नर्व में स्टोर रहते हैं, करेक्ट। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड बन के स्टोर कहीं नहीं होता है, आपने कभी स्टोरेज नहीं पढ़ा होगा। इसका क्या होता है कि जब जरूरत होती है EDRF बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। सो ये लोकली बनता है, यानी लोकली फॉर्म होता है जब डिमांड होती है, और तभी वहां पे काम करता है। और इसका काम तो आपको पता ही है, CGMP एक्टिवेट करेगा, वेसोडाइलेशन कराएगा, वन एंड ओनली वन, इसका सबसे मेजर यही एक रोल होता है जब हम बात करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, ठीक है, आउट ऑफ द सेल डिफ्यूज हो जाता है। बाकी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, वो सिंथेसाइज्ड होके स्टोर रहते हैं नर्व एंडिंग पे, और जब जरूरत होती है तब रिलीज होते हैं। नेक्स्ट, which one of the following statement is true for the cancer cell? कैंसर क्या है, कैंसर अनकंट्रोल्ड proliferation of the cell that is called as the cancer की बात होगी, नॉर्मल वे में डिफिनेशन अगर दोगे। हम एक चीज पढ़ते हैं कि कैंसर क्यों होता है, क्योंकि सभी सेल में प्रेजेंट होता है ऑन्कोप्रोटीन, और वही ऑन्कोप्रोटीन जब एक्टिव हो जाती है तो कैंसर होने लग जाता है। अब ये ऑन्कोप्रोटीन का एक्टिवेशन का ग्रोथ हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है, ये मैंने आपसे पहले भी बात किया है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब ऑप्शन जरा एक बार देखते हैं। ऑन्कोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय कैंसर सेल एक्ट ऑन द नेबरिंग सेल, हाँ एक सेल से हमारा प्रोड्यूस होगा, नेबरिंग सेल पे काम करेगा। क्या ये सही है, नहीं सर, नेबरिंग सेल्स पे काम नहीं करेगा। क्या ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड है, नहीं चाहिए सर, गलत है।
कैंसर सेल आर हाईली सेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल। अरे सर, जब ग्रोथ हार्मोन ही नहीं इफेक्ट कर रहा है तो ग्रोथ इनहिबिटर कहां करेगा? कैंसर सेल प्रोड्यूस ऑन्कोप्रोटीन इन द अब्सेंस ऑफ द ग्रोथ फैक्टर एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये सही है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे ऑन्कोप्रोटीन के स्टिमुलेशन या एक्टिवेशन से नहीं है, इसलिए ये पॉइंट ठीक है। बाकी क्या बोला गया? ऑन्कोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय कैंसर सेल एक्ट ऑन द नेबरिंग सेल। एक सेल से प्रोड्यूस हुआ दूसरे सेल पे काम करेगा, ऐसा होगा क्या? या ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा क्या? नहीं। तो अगर आप बात करोगे सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स, यहाँ पे इसको ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है। कैंसर सेल स्टिमुलेट देयर ओन ग्रोथ, खुद ही अपने आप को कराता है। रेजिस्ट इनहिबिटरी सिग्नल व्हिच स्टॉप्स देयर ग्रोथ, उनको इनहिबिट करता है जो उनको स्टॉप करने आते हैं। इवेडिंग एपोप्टोसिस, कैंसर सेल रेजिस्ट देयर प्रोग्राम सेल डेथ। कैंसर सेल मल्टीप्लाई इनडेफिनिटली, ये तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता रहता है। नेक्स्ट, in one of the following situation metabolic acidosis does not occurs। किस सिचुएशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होता? अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब हम लैक्टिक एसिडोसिस पढ़ते ना, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब जब मेटाबॉलिज्म की वजह से किडनी पे एसिडिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, एसिडिक लोड बढ़ जाए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात होती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटस की बात करोगे, थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाजोलामाइड, हाँ जी सर, ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। chronic renal failure और प्रोडक्शन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ द लैक्टिक एसिड की बात होगी। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर लेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड बन रहा है तो डेफिनेटली सर इससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगी। ज्यादा होता तो एक बार हो जाता। देखो क्या क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड का, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, स्टार्वेशन, भूखे रहने से भी लैक्टिक एसिड बनेगा और वहां पे आएगा, क्रॉनिक रेनल फेल्योर या एसिटाजोलामाइड, ये सब हमारे जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कराएंगे। चलिए नेक्स्ट, इन द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन द क्लिनिकल फीचर ऑफ द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब एक चीज बताइए, जब किसी पर्सन में एक नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहां पे ग्राफ्ट रिजेक्शन आता है, मतलब बॉडी जो है वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, वहां पे रिजेक्शन की बात आती है। तो बताइए उससे क्या क्या हो सकते हैं? सब हो सकता है, क्या नहीं होगा? डर्मेटाइटिस, डायरिया, फीवर, वेट लॉस, इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। सर इसमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या? रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में ये चीजें हमारी कहां आएंगी? बाकी डर्मेटाइटिस, डायरिया, फीवर, वेट लॉस, माइल एब्जॉर्प्शन, ये सब होगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक टिपिकल रिएक्शन एसोसिएटेड इससे नहीं है, वो तो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज की बात कहलाती है, उसकी तो कहानी ही अलग है। नेक्स्ट, which one of the following is not a renal osteodystrophy, that is the type of bone disease associated with chronic kidney disease? यानी कौन सा renal osteodystrophy नहीं है, मतलब एक बोन डिजीज नहीं है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से एसोसिएटेड है। एडाइनेमिक बोन डिजीज, ऑस्टियोमेलेशिया, सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मिक्स्ड रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। जरा एक मिनट, एडाइनेमिक बोन डिजीज हो सकता है, ऑस्टियोमेलेशिया हो सकता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, कैल्शियम का एक्सक्रीशन सॉफ्ट बोन से ज्यादा हो जाएगा, सॉफ्ट बोन बन जाएगी। मिक्स्ड रीनल ऑस्टियो, लेकिन सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म सर ये डायरेक्ट नहीं है, और ये डायरेक्ट नहीं है तो ये हमारा नॉट रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि डायलिसिस से रिलेटेड जब बात करोगे तो हाँ जी सर एडाइनेमिक बोन डिजीज, ऑस्टियोमेलेशिया, एम्लॉयड पोजीशन इन बोन सब आ सकता है। लेकिन अगर नॉट का पूछा गया तो पैराथायरॉयडिज्म का इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। आइडेंटिफाई करिएगा जरा कौन कौन से फीचर इसमें देखने को मिलेगा। ट्रायल इज कंडक्टेड अबाउट 3000। अब 3000 पेशेंट दिख रहा है तो आप फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पकड़ोगे। पर्पस ऑफ ट्रायल इज थेरेप्यूटिक कंफर्मेशन, ये भी बता रहा है कि फेज 3 चल रहा है।
सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इवेलुएटेड ऑन द वाइडर स्केल, ये भी यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। साथ ही साथ कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय द न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एकदम फेज 3 के बाद एनडीए होता है, यानी यहां पे जो बात चल रही है वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की बात चल रही है। विदाउट एनी डाउट हमारा ये आंसर सही होगा, क्योंकि फेज 1 हमारा ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, फेज 0 माइक्रोडोजिंग की बात होती है, फेज 2 हमारा थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन की बात होती है, फेज 3 थेरेपेटिक कंफर्मेशन या थेरेपेटिक कंपैरिजन की बात होती है, वो बात ठीक है। Which one of the following is not affected in respiratory tuberculosis? रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस में अगर आप बात करोगे प्लूरल कैविटी, मेडिसिनल लिम्फ नोड या लैरिंक्स होता है, लेकिन पेरिकार्डियम सर हार्ट की बात है, ट्यूबरकुलोसिस में अफेक्ट नहीं होता है। ये तो आप बहुत बेसिक में लैरिंक्स, लिम्फ नोड, प्लूरिया, ब्रेन, किडनी, बोन, जॉइंट्स, ये सब फर्क करता है, लेकिन हार्ट यहाँ पे नहीं आता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लंग आता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में ये सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, हार्ट तो नहीं आएगा ना। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी सेक्शन आस्क्ड इन जीपैट 2020। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। सबसे ज्यादा जो हमारा मेन टारगेट ये है। आगे सलमा मैम के साथ आप कंटिन्यू करिए, मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।